आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। मैं कुमारी सोनाक्षी जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता व एकता एवं अखंडता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद कुमारी हिमानी। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं प्रतिज्ञान करूंगी। आप किस भाषा में प्रतिज्ञान करेंगी? इन इंग्लिश। आई I, Himani Sharma, having been elected a member of the Youth Parliament, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to Constitution of India as by law, establish that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित युवा सांसद कुमारी सोनाक्षी। आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। अहम लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचिते निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यत् अहं विधिनां स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये भारतस्य प्रभुसत्ताया अखण्डताया च समर्थनं करिष्ये तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यत तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। अब प्रधानमंत्री जी सदन से नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। महोदय, मैं आपसे और सदन से नए मंत्रियों का परिचय करवाती हूँ। आप है कुमारी सोनाक्षी, गृह एवं कानून मंत्री। आप है कुमारी मीनाक्षी, वित्त मंत्री। आप है कुमारी भावना, विदेश मंत्री। आप है कुमारी खुशी, शिक्षा मंत्री। सम्मानित सदस्यों, यह मेरा कर्तव्य बनता है कि एक दुखद घटना के बारे में आप सभी को सूचित करूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का 92 साल की
मैं सभी से अनुरोध महासचिव जी शोक संदेश सांसदों, आपको ये सूचना देते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज हमारी संसद की शोभा बढ़ाने विदेशी मेहमान के रूप में अमेरिका की रक्षा मंत्री कुमारी मन्नत तथा जापान की विदेश मंत्री कुमारी शारदा आई हुई है। यहाँ पधारने पर मैं उनका सदन की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी प्रश्न सूची व आज का एजेंडा सदन में बंटवा दिया जाए। यस मैडम, स्पीकर बंटवा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 101। अध्यक्ष महोदया जी, आज भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के विस्तार के साथ कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। एआई के कारण पारंपरिक नौकरियां खतरे में हैं, डेटा सुरक्षा और निजता का संकट है, आम लोगों की निजी जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है, फेक न्यूज, डीफेक, साइबर अपराध जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। भारत में अब तक एआई के खिलाफ कोई सख्त रेगुलेशन या कानून नहीं है, जबकि यूरोप यूनियन जैसे संगठन एआई के खिलाफ एक्ट ला चुके हैं। अध्यक्ष महोदया जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि वह एआई के खिलाफ कोई एक्ट लाने की योजना है, यदि हाँ तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होंगी? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने तो कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? एआई में महिलाओं, ग्रामीण, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मशीनीकरण के इस युग में हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तकनीक के साथ आगे बढ़ना होगा। हम इसके सभी संभावित खतरों से पूरी तरह अवगत हैं और विपक्ष द्वारा उठाए गए रणनीतियों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व में भारत के लिए एक समग्र एआई रेगुलेशन ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी हितधारकों, युवा, महिला, ग्रामीण, विशेषज्ञ, निजी क्षेत्रों से सुझाव लिए जा रहे हैं। सरकार इस विधेयक को जल्द ही संसद में प्रस्तुत करेगी और सरकार यह आश्वस्त करती है कि एआई का विकास भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के अनुरूप होगा। प्रश्न संख्या 102। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि भारत में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण माने जा रहे हैं? यह विशेषकर युवाओं में हो रहे हैं और सरकार इसके बचाव के लिए क्या कदम उठा रही है? कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, यह सच है कि हाल के वर्षों में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर 30 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं में यह चिंता का विषय बन चुका है। अनियमित जीवन शैली, मानसिक तनाव तथा मानसिक दबाव, हार्ट अटैक, कैंसर इत्यादि के मोटापा तथा हाई ब्लड प्रेशर जैसे इसके मुख्य रोग हैं। सरकार द्वारा इसके लिए कुछ मुख्य कदम उठाए गए हैं, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत लोगों को रोजाना व्यायाम तथा अच्छा खान पान अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गैर संचार रोग कार्यक्रम NTCDCS के तहत लोगों को जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर हार्ट डिजीज तथा मधुमेह, कैंसर, मोटापा इत्यादि रोगों का प्रेरित किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में गरीबों को मुफ्त इलाज, जिसमें दिल की बीमारी भी शामिल है। स्कूलों और कॉलेज में स्वास्थ्य शिक्षा युवा पीढ़ी को शुरुआत से ही जागरूक किए जा रही है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है ताकि भारत के नागरिक सुरक्षित रहे और हृदय रोगों से बचाव हो सके। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वह अब भी इस बात से इनकार करेंगी कि चीनी सेना ने लद्दाख में घुस बैठी है? माननीय सदस्य के द्वारा प्रस्तुत कथन सरासर भ्रामक और आधारहीन है। सरकार ने कभी भी चीनी घुसपैठ से इनकार नहीं किया है। वर्ष 2020 के पश्चात भारत और चीन में 19 दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा पर डिसएंगेजमेंट उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? माननीय मंत्री जी, सरकार इस बात पर पर्दा डाल के आ रही है, जबकि आज समय भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ की पुष्टि की है, तो सरकार अपनी बात से इनकार क्यों कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत की एक संवैधानिक संसद है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को तोड़ मोड़
अपमान है जिसे यह संसद बर्दाश्त नहीं करेगी। सेना और सरकार दोनों राष्ट्र देश की गरिमा को बनाए रखने में सजग और सक्षम है। देश को गुमराह करने वाले बयान केवल राष्ट्रहित को क्षति पहुंचाते हैं। प्रश्न संख्या 104। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि पिछले वर्षों में हुई बेमौसम वर्षा व सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो किसानों का नुकसान हुआ है, क्या सरकार उन किसानों की आय व क्षतिपूर्ति के लिए कोई ठोस योजना चलाने जा रही है? यदि हाँ, तो इससे कितने किसानों को लाभ मिला? कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसद द्वारा उठाया गया प्रश्न किसानों के हितों से जुड़ा हुआ है। सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसानों की आय को दोगुनी करना और आपदा में उन्हें सहारा देना। सरकार ने निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2.3 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है, जिसके अंतर्गत 14,250 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति किसानों को दी गई है। हरियाणा में 13 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सभी छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिला है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 2024 तक कुल 11.8 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला है, जिसमें 2.81 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कृषि आपदा राहत कोष के अंतर्गत SDRF के माध्यम से राशि जारी की गई है। 2023-24 में हरियाणा आपदा राहत हेतु 742 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को सिर्फ राशि से नहीं, सुरक्षा और सम्मान से सशक्त बनाना। हम तकनीक, बीमा और आर्थिक सहायता से किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। प्रश्न संख्या 105। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का मौलिक अधिकार है, लेकिन हाल के वर्षों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में सरकारी स्कूल निर्बंध की नीति अपनाई जा रही है। हरियाणा में 2016 से 33,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश में 2023 तक 2,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद किया गया है। सरकार का तर्क है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत तो यह है कि दूर दराज के गाँव के बच्चों को अब 3 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ रहा है। खासकर लड़कियां तो लंबी दूरी और सुरक्षा के डर से स्कूल छोड़ रही हैं। शिक्षकों की कमी और बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई का स्तर और भी गिर गया है। क्या सरकार बताए कि स्कूल बंद की नीति से बच्चों की शिक्षा और नामांकन पर क्या असर पड़ा है? क्या सरकार ने स्कूलों तक पहुंच, ट्रांसफर और सुरक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था की है? क्या शिक्षा का अधिकार और गुणवत्ता दोनों हर बच्चे को मिल पाएगी या सिर्फ आंकड़ा के बनकर रह जाएगा? शांत रहिए। कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों के बच्चे का उद्देश्य यह है कि जहाँ छात्रों की संख्या बहुत कम है, वहाँ संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके। सभी बच्चों को प्रशिक्षित स्मार्ट क्लासरूम, लैब और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मिले। हरियाणा में मंजन के बाद 90% से अधिक बच्चों को नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलाएगा। स्कूल बस, साइकिल योजना, छात्रावास के लिए अलग किराए की व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा पढ़े। कोई भी बच्चा स्कूल की दूरी या संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। सरकार सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 106। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार इस बात से सहमत है कि मेक इन इंडिया पहल विफल रही, क्योंकि भारत आज भी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। शांत रहिए। कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह दावा तथ्यों से परे है। मेक इन इंडिया योजना ने विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है। माननीय सदस्य को यह भी याद रखना चाहिए कि भारत आज केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि स्मार्टफोन का एक निर्यातक भी बन चुका है। वर्ष 2024 से 25 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। एनी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? माननीय मंत्री जी, क्या आप ये नहीं जानते कि जो फोन आज भारत में बेचे जाते हैं वे केवल भारत में असेंबल ही किए जाते हैं? उनके मुख्य मुद्दे तो अभी भी चीन से ही आयात होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य सिर्फ उत्पाद बनाना नहीं बल्कि संकल्प, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। अगर कुछ चुनौतियां
है। नीति की छवि अब आत्मनिर्भर और वैश्विक मंचों पर सम्मानित राष्ट्र की बन चुकी है। अब प्रश्नकाल समाप्त होता है तथा शून्यकाल आरंभ होगा। तुम्हारी नानी अपना मुद्दा उठाए। मेहंदी बातें हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान दुआई है। अशुभ घड़ी लाचार घड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से जम्मू कश्मीर में हुए भीषण आतंकी हमले जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें गई और कई लोग घायल हुए के बारे में जानना चाहती हूँ। ये हमला न केवल राज्य बल्कि पूरे देश का आघात था। मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ, पहलगाम जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतना बड़ा हमला क्यों हुआ? सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या खुफिया एजेंसियों को इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी? महोदय, मुझे इस बात पर पूरा संदेह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले की कोई जानकारी न हो। हमले से एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया गया। इसका मतलब तो यही है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले की अवश्य कोई न कोई जानकारी होगी। बेसाया घाटी में आने वाले सभी पर्यटकों की सूचना भी सरकार के पास अवश्य होगी, लेकिन फिर भी सरकार ने आम नागरिकों की जनता के लिए कोई ठोस पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाए? माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ, क्या उनकी नजरों में आम नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है? महिलाओं से उनके पति छिन गए, मासूम बच्चों से उनके पिता छिन गए। हमारी सेना के एक जवान जो अपनी शादी के बाद वहां गए थे, वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। उस लड़के के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, लेकिन उसके माथे का सिंदूर मिट गया। अध्यक्ष महोदय, इस घटना के बाद हर परिवार की ऐसी ही दिल झकझोर देने वाली कहानी है। एक लड़की ने बताया, वहाँ बहुत समय तक कोई सहायता नहीं मिली। अगर वहाँ समय पर सहायता मिल जाती तो आज उस लड़की का भाई बच जाता। एक गुजराती महिला जिसने अपना पति खोया, उसने कहा, हम टैक्स तो देते हैं पर सरकार की नजरों में हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। एक मासूम बच्चे का बयान तो दिल झंझोड़ के रख देगा। जब उससे पूछा गया कि आप सरकार से क्या कहना चाहते हो, महोदय, उस बच्चे ने कहा, कहाँ है सरकार? सरकार तो है ही नहीं। इतना बड़ा हमला हो गया, सरकार को पता ही नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मासूम बच्चा ये कह रहा है, आतंकी अपना हमला कर गए, लेकिन सरकार है कि सो रही थी। माननीय सदस्य, आप अपनी बात पूरी करें। अध्यक्ष महोदय, इस हमले ने हमारी एकता व अखंडता पर तो गहरा आघात किया है, लेकिन साथ ही हमारी धर्मनिरपेक्षता की छवि को भी धूमिल किया है। देश प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहता है। प्रधानमंत्री जी जवाब दें। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के द्वारा उठाए गए प्रश्नों को गंभीरता से देखती हूँ। पहलगाम आतंकी हमला वाकई हमारे देश की सुरक्षा, एकता और धार्मिक सद्भाव पर सीधा हमला था। इस मुद्दे पर हमें एकजुट होकर जवाब देने की जरूरत थी, जो उस वक्त हमने किया। मैं इस बात के लिए सभी दलों की सराहना करती हूँ। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह हमला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों द्वारा किया गया था। इस हमले का मुंहतोड़ जवाब हमने पाकिस्तान को दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सीमा पार 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये वे आतंकी ठिकाने थे जो लगातार भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। पाकिस्तान को भी कूटनीतिक स्तर पर कड़ी चेतावनी दी गई। हमारी सेना ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया और दुश्मनों को नाकों चने चुकवा दिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने हमले के तुरंत बाद व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया और खुफिया तंत्रों को मजबूत किया। 150 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की जांच की है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। हमले के दोषियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहलगाम, अमरनाथ यात्रा मार्ग और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार ने पीड़ितों के लिए कुछ नहीं किया। मेरे हृदय में इस घटना में शहीद हुए लोगों के लिए गहरी संवेदना है। हमारी सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की जान मूल्य है, लेकिन ये पुरानी सरकारों की गलतियां हैं जिन्हें हम आज तक भुगत रहे हैं। पिछली सरकारों की कमियों की वजह से ही जनता ने आपकी सरकार बनाई थी प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप है कि अपनी हर गलती का, अपनी हर नाकामी का ठिकाना पिछली सरकारों पर छोड़ रहे हैं। अरे आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? या सारी जिम्मेदारी पिछली सरकारों की ही है? पिछले 12 सालों से तो आपकी सरकार है, आपने क्या किया? कभी रोनी
अर्जन को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए हर एक युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है। अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं, पर फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आज द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को ही कानून बना दिया है। आज भी एकलव्य की बलि दी जाती है, कभी पेपर लीक के नाम पे, तो कभी भेदभावपूर्ण नीतियों के नाम पे, तो कभी कम सीटें और ज्यादा अपेक्षाओं के नाम पे। एनसीईआरटी के हैं आंकड़े सामान्य नहीं है। सरकार ने दिशा निर्देश तो दिया है, पर क्या ये प्रभावी है? नीट के एग्जाम में 25 लाख छात्र भाग लेते हैं, पर सीटें मात्र 50,000। जेईई की परीक्षा में 14 लाख छात्र और सीटें मात्र 14,000। अध्यक्ष महोदय, तो इससे यही साबित होता है कि असली तनाव कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों की कमी है। सरकार समाधान सरल है, सीटें बढ़ाइए, पर इस पर हमारी सरकार चुप है। गाइडलाइंस कहती है कि 16 वर्ष से कम आयु के छात्र कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं कर सकते, पर क्या जेईई, यूपीएससी, नीट की तैयारी अचानक शुरू होती है? एएलडी फाउंडेशन को रोकना क्या अब से छीनना नहीं है? अध्यक्ष महोदय, हमने शिक्षा को अवसर नहीं डर बना दिया है, लेकिन अब समय है कि शिक्षा को ईमानदारी बनाया जाए। नेट एग्जाम लेने वाली हमारे कुछ सुझाव सरकार के लिए हैं। सरकारी कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाए, कोचिंग संस्थानों पर नियामक निकाय बने, हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग अनिवार्य हो, शिक्षा में जीडीपी का कम से कम 6%
करने जा रही हूँ, जिसे शब्दों में बयां करना भी कठिन है, जिसे सुनकर सिर झुक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, अंतरात्मा कांप उठती है। आज हम शिक्षा व्यवस्था की नहीं, शिक्षक के रक्षा व्यवस्था की बात करने आए हैं। आज मेरे मन में एक भारी बेचैनी और वेदना है। सोचिए, वह गुरु जिसने अपनी आंखों में हमारे लिए सपने देखे, जिसने हमें चलना, बोलना और सोचने का तरीका सिखाया, आज वही अविश्वास और असुरक्षा के बीच जी रहा है। हरियाणा के हिसार की वह दर्दनाक घटना जहाँ एक प्रिंसिपल अपने ही छात्रों के हाथों मारा गया, ये कोई खबर नहीं है, ये हमारी अंतरात्मा पर लगी एक गहरी चोट है। वो स्कूल जो कभी ज्ञान का मंदिर था, आज खून से रंग गया। चौक से बच्चों की तकदीर लिखने वाली उंगलियां आज खून से लथपथ थी। ये उस देश में हो रहा है जहाँ गुरु को श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। आज हमारे बच्चे जिन कलाकारों को फॉलो कर रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं, डर, बदलाव और घमंड सिखा रहे हैं। अब व्यक्ति और स्वतंत्रता के नाम पर जहर खोया जा रहा है, सस्ते लाइक्स के लिए सम्मान खोया जा रहा है। क्या ये वही डिजिटल पीढ़ी है जिसे हमने, क्या ये वही डिजिटल इंडिया है जिसे हमने इतनी डिजिटल शिक्षा दी? एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार 70% स्कूली बच्चे रोजाना यूट्यूब पर ऐसे कंटेंट देख रहे हैं जिनमें हिंसा और गन कल्चर का मनोरंजन होता है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये धीमा जहर है जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। मैं पूछती हूँ, अगर गुरु ही सुरक्षित नहीं, उसका ही सम्मान नहीं, तो ये समाज किस दिशा में जा रहा है? ये गन कल्चर और हिंसा का बढ़ता साया किस ओर ले जाएगा हमें? आज सिचुएशन कितनी बदल गई है। वो गुरु जो कभी श्रद्धा, समर्पण और आदर्श के प्रतीक थे, आज मात्र एक कर्मचारी की तरह देखे जा रहे हैं, एक वेतनभोगी जिसका मुख्य काम सिर्फ प्रशासन के आदेशों का पालन करना रह गया है। आज शिक्षकों को पढ़ाने से ज्यादा कागजी कार्रवाई पर लगाया जाने लगा, जिससे उनका असली उद्देश्य खोया जा रहा है। समाज में नैतिक मूल्यों में गिरावट आने का एक कारण यह है कि गुरु को उसके वास्तविक दर्जे से नीचा देखा जाने लगा। जब गुरु को सिर्फ एक वर्कर मान लिया जाता है, तो उसका सम्मान, उसकी सृजनात्मकता, उसकी प्रेरणा कम हो जाती है। शिक्षा एक मशीनी प्रक्रिया बन जाती है जिसमें समझ, संवेदना और संबंध खो जाते हैं। नई पीढ़ी जीवन दृष्टि और संस्कारों से वंचित रह जाती है। गुरु सिर्फ एक शिक्षक नहीं है, एक विचार, एक संस्कार और एक उजाला है। अगर आज वही शिक्षक डरे हुए हैं, असहाय हैं, असुरक्षित हैं, तो ये एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, पूरी सभ्यता का पतन है। जब कोई शिक्षक स्कूल आने से डरे, तो समझिएगा आज शिक्षा नहीं, पूरा राष्ट्र खतरे में है। गुरु को सिर्फ एक वर्कर नहीं, अपना जीवन निर्माता, मार्गदर्शक, राष्ट्र निर्माता और आदर्श का प्रतीक मानना होगा। मैं प्रधानमंत्री जी से उनका वक्तव्य चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ, क्या वे इस दिशा पर कोई ठोस नीति अपना रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें बताइए। प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु भी कोई ज्ञान नहीं, गुरु वह प्रकाश है जो हमें ज्ञान के अंधकार से निकालकर जीवन की सही दिशा दिखाते हैं, जिन्होंने हमें ऐसे अनाज सिखाया, जिंदगी का रास्ता दिखाया, वो ही आज सुरक्षा के साए में है। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते, वे जीवन करते हैं, वे सपनों में रंग भरते हैं और एक राष्ट्र का भविष्य रचते हैं। हरियाणा से आई कुछ ऐसी घटनाएं मन को व्यथित करने वाली है। इस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से बात की है और उपयुक्त कदम उठाने की सिफारिश की है। नीति तो अपनी जगह काम करेगी ही, इसके साथ साथ संपूर्ण समाज को आज आत्ममंथन करना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। क्या हम संवाद और स्नेह दे रहे हैं या गुस्सा, डर और निराशा? संस्थान चाहे जितने भी आधुनिक हो जाए, अगर गुरु का हृदय शिक्षा में मानवता व उनकी गरिमा नहीं बची रही, तो समाज में सही मूल्य में प्रेम और उजाला भी नहीं रह सकता। हमें शिक्षक के वास्तविक स्थान को उन्हें फिर से लौटाना ही होगा, जहाँ शिक्षक श्रद्धेय हो, प्रेरक हो और सुरक्षित भी हो। धन्यवाद। माननीय सांसदों, अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा खत्म होती है। अब विपक्षी सांसद कुमारी शास्त्री विशेषाधिकार मामला सदन में रखने की अनुमति चाहती है। क्या इसके लिए आपने पहले नोटिस दिया है? जी महोदया, मैंने आज सुबह ही 10 बजे इसका नोटिस दिया है। तो आप अपना विशेषाधिकार हनन मामला सदन में रख सकती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, कुछ दिन पहले जब मैं बाजार जा रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग मेरी गतिविधियों पर नजर रख हुए। इस घटना ने मुझे अत्यंत व्यथित कर दिया है
यह न केवल मेरी व्यक्तिगत परेशानी है बल्कि सांसद के तौर पर मेरी गरिमा और स्वतंत्रता का भी अपमान है। मुझे यह संदेह है कि मेरी फोन कॉल टैप की जा रही है। यह न सिर्फ मेरी निजता का उल्लंघन है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी विरुद्ध है। आज जब जनता ने मुझे चुनकर इस सदन में भेजा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी आवाज को निर्भीकता से उठाऊं। अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए ताकि किसी भी सांसद के साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो। माननीय सांसद को अपने ऊपर राष्ट्रीय कानून मिला है। यह इस संसद के सदस्य के विशेष अधिकार हनन का गंभीर मामला है। महासचिव जी की शिकायत उचित माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष अधिकार समिति को भेज दी जाए। यस मैडम, स्पीकर भेज दी जाएगी। आगे की कार्यवाही में कुमारी शालिका नाम लोग प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान 12 जून 2025 को हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना पर आकर्षित करना चाहती हूँ। इस दुर्घटना में कुल मिलाकर 207 से अधिक लोगों की मौत हुई। यह देश की सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है। इसने हमारे विमानन सुरक्षा मानकों, बुनियादी ढांचे और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मैं मांग करती हूँ कि सरकार तत्काल इस दुर्घटना के कारणों की गहराई से जांच करे, दोषियों को जवाबदेह ठहराए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। मैं सदन से अनुरोध करती हूँ कि हम इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से यह बताना चाहती हूँ कि सरकार इस हादसे में क्षोभ बहुत दुखी है। प्रधानमंत्री जी ने भी शोक जताया है। महोदया, यह हमला देश के लिए गहरा आघात है और सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया है। सरकार ने सबसे पहले AARP द्वारा तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। ब्लैक बॉक्स और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है जिससे तकनीकी गड़बड़ी के बिंदुओं को रेखांकित किया जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि जांच भी निष्पक्ष होगी। गरीब पीड़ित परिवारों के लिए एयर नागरिकों तथा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। पैसे देने से क्या होता है? क्या इससे पृथ्वी का बड़ा हुआ व्यक्ति वापस आ जाएगा? जो सदस्य नाम लोगों प्रस्ताव के समर्थन में है वह हाँ कहे और जो नहीं चाहते हैं वो ना कहे। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः नाम लोगों प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। अब सदन में पटल पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे। कुमारी मीना, जल एवं संसाधन मंत्रालय ने आवश्यक दस्तावेज सदन में रखी। महोदय, मैं सब में भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान के आंकलन की मंत्रिमंडलीय समिति की रिपोर्ट सदन में रखी। कुमारी मीनाक्षी, महोदय, मैं CAB की वार्षिक रिपोर्ट सदन में रखती हूँ। कुमारी सोनाक्षी, अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट सदन में रखती हूँ। अब विधायी संबंधी कार्य प्रारंभ होता है। माननीय सदस्यों, आज हमारी युवा संसद में एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान संशोधन 2024 पर चर्चा होगी। सबसे पहले मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न है कि एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो इसके समर्थन में है वो अपना वोटिंग मशीन के द्वारा मतदान करे। हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः बिल को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। महासचिव जी विधेयक की प्रक्रिया सदन में बंटवा दी जाए। अब राष्ट्र
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2025 भारत गणराज्य का एक अधिनियम जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने के उद्देश्य से बनाया गया है, जहां यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लोकसभा एवं सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए ताकि चुनावी खर्चे में कमी, प्रशासनिक कुशलता और सरकारी कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। अध्याय 1 प्रारंभिक प्रावधान, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम को एक राष्ट्र एक चुनाव संविधान अधिनियम 2025 कहा जाएगा। यह संपूर्ण भारत में लागू होगा। यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभाव में आएगा। परिभाषाएं, निर्वाचन आयोग का अर्थ भारत का निर्वाचन आयोग होगा। संवर्धित चुनाव का अर्थ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का एक साथ होता है। उपयुक्त प्राधिकारी वह प्राधिकारी होगा जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु नियुक्त किया जाएगा। अध्याय 2 संवर्धित चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन अवधियों का समन्वय। लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए जिन विधानसभाओं को पहले बंद किया गया हो वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है जब तक अगले संवर्धित चुनाव न हो जाए। किसी विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 महीने बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चुनाव कार्यक्रम का निर्धारण, निर्वाचन आयोग संवर्धित चुनाव का एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार करेगा। चुनाव एक या अधिक चरणों में कराए जा सकते हैं ताकि सुरक्षा व प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा हो। समान मतदाता सूची का उपयोग, लोकसभा एवं विधानसभा दोनों चुनाव के लिए एक समान मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। अध्याय 3 व्यय और प्रबंधन, चुनाव व्यय और निधि। केंद्र सरकार संवर्धित चुनाव के लिए एक संयुक्त चुनाव निधि स्थापित करेगी। राज्य सरकारें निर्धारित अनुपात में अपना योगदान देगी। प्रौद्योगिकी और सुरक्षा का उपयोग, वीवीपैट युक्त ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। केंद्रीय सशस्त्र बलों की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। अध्याय 4 संवैधानिक और कानूनी संशोधन, आवश्यक संवैधानिक संशोधन। इस अधिनियम को लागू करने के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन आवश्यक हो सकते हैं। अनुच्छेद 83 संसद की अवधि, अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 172 विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 174 विधानसभा का विघटन, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, लोकतंत्र और संघवाद की सुरक्षा, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकने हेतु उपयुक्त प्रावधान किए जाएंगे। यदि किसी राज्य में सरकार गठन असफल हो तो राष्ट्रपति शासन तब तक लागू रह सकता है जब तक अगला संवर्धित चुनाव न हो जाए। अध्याय 5 संक्रमणकालीन प्रावधान, संक्रमणकालीन उपाय। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो इस अधिनियम के चरणबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। प्रारंभ में राज्य सरकारें स्वेच्छा से इस योजना में सम्मिलित हो सकती हैं। नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग की सलाह से इस अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बना सकेगी। निर्माण और उपबंधों की बचत, इस अधिनियम से असंगत कोई भी अन्य विधि, अधिसूचना या आदेश केवल असंगत अंश में निरस्त समझे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ एवं कार्य विवरण, भारत में विभिन्न समय पर चुनाव होने के कारण बार बार आदर्श आचार संहिता लागू होती है जिससे शासन बाधित होता है, भारी चुनावी खर्चा होता है, सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव आता है। एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य है चुनाव की प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाना, प्रशासनिक लागत घटाना, संघीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जनता की चुनाव थकान को कम करना। यह विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक संवैधानिक और विविध ढांचा उपलब्ध कराता है। मैं इस विधेयक पर सीधी चर्चा चाहती हूँ। प्रश्न है कि इस विधेयक पर सीधी चर्चा की जाए या जेपीसी को भेज दिया जाए। जो इस सदस्य इस पर सीधी चर्चा चाहते हैं वो अपने पक्ष से मतदान करें। हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है, हाँ कहने वालों का बहुमत है। अब विधेयक पर सीधी चर्चा होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव से
अनुसार 32 राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया है। चर्चा दर्ज की गई। महोदय, यह भी लोकतंत्र पर हमला है। यह मतदाता के पूर्ण 5 साल के अधिकार को छीनता है। यदि विधानसभा भंग होती है तो छोटा कार्यकाल जनता की इच्छा का अपमान है। महोदय, यह तरफ सही नहीं है। पुलिस एसपी ने स्पष्ट किया है कि एक साथ चुनाव मतदाताओं को राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर एक साथ मतदान का मौका देता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी कहा है कि इससे लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। चर्चा दर्ज की गई। महोदय, यह बिल संविधान की मूल संरचना को उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने संवाद और स्वतंत्र चुनाव को मूल संरचना का हिस्सा माना है, इसलिए यह बिल संवैधानिक है। महोदय, यह बिल संवैधानिक है तो इस समिति ने व्यापक परामर्श किया और पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने जेपीसी में इनकी वैधता को स्वीकार किया। हम जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर प्रावधानों को स्पष्ट करेंगे। आपत्ति नोट की गई। महोदय, 46 लाख रुपया और अतिरिक्त सुरक्षा पर कहां से आएंगे? महोदय, हम कार्यान्वयन समूह के माध्यम से संसाधन जुटाएंगे। 2034 तक चरणबद्ध कार्यान्वयन सभी चुनौतियों का समाधान करेगा। चर्चा दर्ज की गई। यह बिल क्षेत्रीय दलों को कमजोर करेगा, राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और स्थानीय दलों का प्रभाव कम होगा। महोदय, यह दल गलत है। कोविड समिति को 17 क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला है। यह बिल सभी दलों को समान मंच देता है और मतदाता स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ मतदान कर सकते हैं। आपत्ति नोट की गई। महोदय, सरकार के पास 2/3 बहुमत ही नहीं है। यह बिल संख्याबल की राजनीति है। महोदय, ये गलत है। कोविड समिति ने व्यापक परामर्श किया जिसमें 80% ही धारकों ने समर्थन दिया। जेपीसी और चर्चा के लिए अत्यधिक का समय देगा। आपत्ति नोट की गई। इस विधेयक की काफी लंबी चर्चा होने के बाद विधेयक पर मतदान कल होगा। इस विधेयक की काफी लंबी चर्चा होने के बाद अब विधेयक का तीसरा वाचन आरंभ होता है। माननीय कानून एवं विधि मंत्री जी। महोदय, मैंने व हमारी सरकार ने सभी सदस्यों के अधिकतर मुद्दों का उत्तर दे दिया है। विपक्षी सदस्यों के सुझावों को भी बिल में शामिल किया गया है। मैं एक बार फिर से सदन में समर्थन के लिए धन्यवाद करती हूँ। अतः मैं विधेयक को पास करने का निवेदन करती हूँ। अब प्रश्न है कि वन नेशनल इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया जाए या नहीं। सभी सदस्य पक्ष या विपक्ष में मतदान करें। हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। अतः विधेयक 16 के मुकाबले 25 से पारित होता है। महासचिव जी विधेयक को आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दें। यस मैडम स्पीकर, भेज दिया जाएगा। अब सदन की कार्यवाही निश्चित काल के लिए स्थगित